लड़की इंडिया की, शिक्षा ले रही है चाइना में और दोस्ती हो जाती है पाकिस्तान के नौजवान से। दोनों के बीच में दोस्ती होती है, प्यार होता है और प्यार होने के बाद में फिर शादी तक पहुँच जाती है। शादी होती है और बच्चा होता है और उसके बाद लड़का जो है वो पाकिस्तान चला जाता है, लड़की इंडिया आ जाती है चाइना से और वो लड़की फिर दूसरी शादी करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आज आपको ये कहानी जो सुना रहा हूँ और मेरे साथ जो बैठे हैं, ये घटना इनके साथ घटी है। इनसे पूछते हैं कि आखिरकार पूरी बात है क्या? किस प्रकार से घटी है? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम लोकेश राठी है। लोकेश राठी जी, जैसे आपने बताया हमें स्टार्टिंग में कि आपकी शादी हुई थी। शादी कैसे हुई थी? पहले ये बताइए। हाँ जी, एक्चुअली 2018-19 की बात है। मैं 32-33 साल का था उस टाइम पे। मैंने अपने आप को जीवन साथी पे रजिस्टर किया और पाया कि यहाँ पे जो प्रोफ़ाइल है उससे उन पे हम लोग एज़ अ फैमिली मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ें। इसी सिलसिले में इस प्रियंका जो लड़की है जिसका ज़िक्र इस एपिसोड में हो रहा है, इनसे मेरी प्रोफ़ाइल पे बातचीत हुई 23 सितंबर 19 को पहली बार बातचीत हुई। प्रोफ़ाइल एक्सचेंज हुई, नंबर एक्सचेंज हुए, तो 30 तारीख को इन्होंने मुझे दिल्ली द्वारका में मिलने के लिए बुलाया और ये मुझे इनके जानकारी में एक मॉल था, ये मुझे मॉल में ले गए। पहले ही दिन इन्होंने मुझसे मिलके ये बोला कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ और आप हम आगे बात कर सकते हैं। ठीक ये जीवन साथी पे जो प्रोफ़ाइल था, इन्होंने अपने आप को अनमैरिड स्पेसिफ़िक किया हुआ था। मैं भी अनमैरिड था, तो ये बेस था हमारा मिलने का और आगे बात करने का शादी का। ठीक 14 दिन बाद इनके पेरेंट्स जिसमें इसके फादर, इसके मदर, इसके बड़े भाई हमारे घर नोएडा में रिश्ता लेके आ गए। अब जब इसके फादर इतने बुज़ुर्ग थे कि हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पे है, तो लाठी लेके हमारे फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ रहे थे। इनको 10 मिनट लग गई चढ़ते हुए। उन्होंने पहले दिन अपनी बेटी की खूब तारीफ़ की, बहुत ही संस्कारी बताया, बहुत ही अच्छी बेटी बताया आपका। जबकि इसकी छोटी बहन की शादी 10 साल पहले ही हो रखी थी। उन्होंने मतलब छोटी बहन की शादी से 10 साल पहले हो रखी थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इन और ये कह रहे थे कि ये बेटी डॉक्टर बन रखी है, तो ऐसा लड़का नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमें टाइम लग गया है। लेकिन अब आपसे बातचीत हो गई है मेरी बेटी की, तो और एक और छोटी बेटी है मेरी तीसरी बेटी, उसकी भी शादी तय हो गई है, तो आप पंडित वगैरह की तारीख-वारीख ना मानिएगा। हम 7 तारीख को दिसंबर में शादी हम फिक्स रख कर 7 दिसंबर 2018 2019 जी। 2019 जी, जी, जी। तो तो शादी शादी जैसा आपने बताया कि शादी डॉट कॉम पे उन्होंने अपने आप को अनमैरिड शो कर रखा था। तो उनकी फैमिली जब आपसे मिली तो उन्होंने कोई बताया कि इसका पहले कोई किस प्रकार का कोई रिलेशन रहा है? इन्होंने इस बारे में किसी चीज़ की भी जानकारी नहीं दी हमें, ना अपने किसी रिश्तेदार से मिलाया। जब भी रिश्ते के लिए बात हुई, ये सिर्फ़ 3-4 लोग ही फैमिली के ही आते थे, कोई इनका आस-पास का रिश्तेदार नहीं आता था, ना कोई गाँव से संबंधित लोग आते थे। तो इसलिए इन्होंने पूरे तरीके से इसको छुपाया। अच्छा, जब आपकी शादी हुई थी तो आप उस समय क्या काम करते थे? मेरा एक्चुअली रियल एस्टेट का फ़र्म है नोएडा में एंड मेरी फ़र्म रजिस्टर्ड है 2014 से मैं काम कर रहा हूँ और अच्छा खासा काम कर रहा हूँ। फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपकी? फैमिली बैकग्राउंड देखिए हम लोग 4 मेंबर हैं मेरी फैमिली में। मेरे फादर दिल्ली में डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल डिपार्टमेंट में पोस्टेड रहे हैं जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आईबी एंड एसपीजी। तो हम साउथ दिल्ली में ही रहते थे और 2019 की बात है कि मैंने शिफ्ट किया था नोएडा में। ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। अच्छा, जब आपने शादी डॉट कॉम पे उनसे मुलाकात हुई, फिर उनकी फैमिली आपसे मिलने के लिए आई और मिलने के बाद में फिर शादी की डेट भी फिक्स हो गई 7 दिसंबर। तो शादी होने के बाद में फिर क्या दिक्कतें आईं? एक्चुअली शादी होने के बाद बहुत बड़ी दिक्कत ये आई कि शादी से पहले इस लड़की से जो मेरी मुलाकात 1 महीने की रही, जिसमें ये 10-12 बार मुझसे मिलने आई द्वारका से नोएडा की तरफ, इसमें हमेशा अपने आप को बहुत ही घरेलू बताती थी। हमेशा कहती थी मैं तो सूट ही डालती हूँ, मैं तो बहुत ही घरेलू लड़की हूँ और कोई भी लड़का जो मुझसे शादी के लिए बात करता है और कहता है कि शादी के बाद हम अलग रह लेंगे पेरेंट्स से, तो मैं ऐसे लड़कों से तो बात भी नहीं करती हूँ। तो अपनी इमेज इसने बहुत ही घरेलू बनाई और जब शादी के बाद इसकी सच्चाई सामने आई, तो पता चला ये दारू के बिना तो रह ही नहीं सकती है। इतनी इतनी इसको दारू की आदत है और इतने लिव इन के किस्से इसने बताने शुरू कर दिए अपने पुराने। ये इसने बताया मैं तो छठी क्लास से परिवार से दूर रह रही हूँ और मुझे तो 23 साल हो गए हैं कि मैं अपने परिवार से दूर रह रही हूँ। तो बड़े ही इसको वेब सीरीज़ देखने का बड़ा शौक था। उसमें जो क्राइम होते हैं वो देखने का बड़ा शौक था। तो इसने अपने कई लिव इन के किस्से चाइना और पाकिस्तान के लड़कों के साथ बताए मुझे। द्वारका में भी ये कहती थी कि मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोग खूब पीते थे और लड़कों को बुला लेते थे रूम पे और ताकि वो हमें सँभाले। तो पति के सामने इतनी वल्गर बातें करना, तो ये बहुत ही निहायती कैरेक्टर को दर्शाता है, किस तरीके का कैरेक्टर है। तो जब हम लोग हनीमून के लिए दुबई गए,
तब मैंने इनके स्टमक के नीचे कुछ निशान देखे। तो इन्होंने बड़ी चालाकी से उसको छुपाने की कोशिश की और बोला ये निशान तो मेरी माँ ने भी देख लिए थे और मेरी माँ ने भी मुझसे यही बोला था कि तू चाइना में बच्चा तो पैदा नहीं करके आ गई और इस अच्छा, मतलब आपको वो निशान देख कर के शक हुआ कि इस प्रकार के जो निशान हैं वो तभी होते हैं तब कोई महिला प्रेग्नेंट हो और बच्चे को जन्म दे। तो आपने जब ये सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा? हाँ जी, उसको बड़े ही मज़ाकिया तौर पे टाल दिया क्योंकि ये डॉक्टर है, ये माहिर है। मुझे बोला कि ये इन्फेक्शन हो गया था, उसकी वज़ह से ये निशान रह गए हैं और मैंने उस समय इस पे ज़्यादा ना ध्यान देते हुए ये चीज़ मान ली। लेकिन इस पे 2-4 बार दोबारा बात हुई तब इसने मुझे एक काइंड ऑफ मेंटल टॉर्चर करने की कोशिश की मेरे घर पे घर के लोगों पे सवाल उठाने शुरू किए। ये बोलना शुरू कर दिया कि मुझे हॉस्टल में छोड़ दो, मुझे आगे पढ़ाई की तैयारी करनी है। सिर्फ़ 2 महीने में इसने ये करना शुरू कर दिया। आपके साथ आफ्टर मैरिज 2 महीने वो साथ में रही और उसमें ये सारी चीज़ें निकल कर के आई। उसके लिव इन रिलेशन उसने बताया, वो कहाँ-कहाँ शादी शादी से पहले रही और वो जो मार्क्स जो आपने बताए वो वहाँ पे आपने देखे तो उस पर सवाल किया तो फिर उसने कहा कि ये तो मेरे इन्फेक्शन के निशान हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपने किस्से बता दी थी कि चाइना में तो लड़के-लड़कियाँ एक ही हॉस्टल में रहते हैं, जैसे इंडिया में हॉस्टल अलग होते हैं, दूर-दूर होते हैं। कह रहे वहाँ पे तो एक ही रूम होता है, एक ही रूम में लड़के-लड़कियाँ लिव इन में ही रह रहे होते हैं, तो वहाँ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये मुद्दा इसने कई बार मुझे बताया। इसने मुझे पाकिस्तान जाने का भी ज़िक्र किया कि मैं पाकिस्तान गई थी और ये कहकर बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ पाकिस्तान गई थी, टूरिस्ट वीज़ा पे गई थी। तो आपने पूछा कि पाकिस्तान गए थे तो टूरिस्ट वीज़ा पे गए थे? हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे ऊपर-ऊपर से एक बार को ये माइंड में डाल दिया कि हाँ, मैं पाकिस्तान गई थी। मैंने इसकी पासपोर्ट की कोशिश की जानकारी लेने की, बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट था वो समझने के लिए, लेकिन इसने पुराना पासपोर्ट पूरे तरीके से छुपा रखा था। अच्छा, ये बताइए थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को कि ये आपको आपकी शादी के बाद में जब ये सारी चीज़ें आने लगीं, तो ये फिर आपने मन बनाया उनको छोड़ने का या उन्होंने मन बनाया आपको छोड़ने का? बात कहाँ से खराब होना शुरू हुई? जी, जी। जी, एक्चुअली हुआ क्या कि क्योंकि ये डॉक्टर है तो इनको जॉइनिंग करनी थी, तो मेरे घर के ठीक सामने ही जेपी हॉस्पिटल में इनकी जॉइनिंग थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट की बात ये है या इनका नेचर या कैरेक्टर ही ऐसा था कि इन्होंने कभी वहाँ जाके जॉइनिंग नहीं की। एक ही दिन गए थे, इनका कार्ड वगैरह बन गया और घर आके बोला कि मैं जॉइन नहीं करूँगी। फिर जो आपका मुद्दा है कि हमारी बात कैसे बिगड़नी शुरू हुई, तो ये 8-10 बार दिल्ली की तरफ गई, ये बोल के कि मैं हॉस्पिटल में अपना इंटरव्यू देने जा रही हूँ। हर बार आती थी, कहती थी मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। कई बार ये दारू पी के आई और मेरे से आते ही लड़ाई की और ये कहती थी कि मैं अपनी ये महिला मित्र से मिल के आई हूँ। तो एक बार मैंने इनका फ़ोन चेक कर लिया कि ये हो क्या रहा है? ये आती है, मेरे से लड़ाई कर लेती है, मैं तो इतना सॉफ्ट और सिंपल इंसान हूँ, मेरे से क्यों बिना बात में लड़ाई शुरू कर देती है? तो पता चला कि जिस लड़की का नाम ले रही है, ना उसका व्हाट्सएप में कोई मैसेज है, ना कोई फ़ोन लिस्ट में नंबर है। तो जैसे ही मैंने उसको बोला, आप तो वहाँ नहीं गए थे, तो वैसे ही ये बड़ी ही चालाकी से मुँह उधर करके सो गई। मतलब तभी मुद्दा इसने बंद कर दिया और अगले दिन फ़ोन पे इसने सेंसर लॉक लगा दिया कि इसकी फ़िंगर से ही खुलेगा, इसका हस्बैंड भी इसका फ़ोन चेक नहीं कर सकता। इस तरीके से छोटी-मोटी बातें बढ़नी शुरू हो गई। फिर इसने थोड़ा दारू, अल्कोहल पे थोड़ा-सा दिक्कतें की कि आप पीते नहीं हो, आप मुझे इधर नहीं क्लब में नहीं ले जाते हो, इस तरीके से ये चीज़ें हुई। फिर ये एक बार अपने मथुरा गई थी ये बोल के कि मेरी मदर बीमार है और काफ़ी सामान ले गई उस टाइम पे। लेकिन हमने कभी शक नहीं किया इस चीज़ पे कि क्या मामला है। लेकिन ये मैंने सुबह जब इसको फ़ोन किया गुड मॉर्निंग के लिए, तो ये पता चला ये मैडम बैठी हुई है जयपुर के लिए बस में बैठी हुई है कि मैं जयपुर जा रही हूँ मथुरा से अब। हाँ, ये बोल के गई है कि मैं आपसे बोल कर के गई कि मैं मथुरा अपनी मदर के पास जा रही हूँ और हाँ, और जबकि ये जा रही थी जयपुर। हाँ, नहीं वो गई मथुरा रात को, लेकिन सुबह ही जयपुर निकल गई। मैं बड़ा हैरान हुआ। तो उस दिन मैंने इनको शाम को दोबारा फ़ोन किया, मैंने बड़े प्यार से पूछा, "आप पहुँच गए?" उन्होंने बताया, "नहीं, मैं पहुँची नहीं हूँ, अभी बस में ही हूँ।" 5 बजे का टाइम था। तो मैंने वेट किया, मुझे रात के 10 बज गए, इनका फ़ोन नहीं आया पहुँचने का। ये बता के गई थी कि मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ। तो मैंने 10 बजे इनको फ़ोन करना शुरू किया। इन्होंने मेरा फ़ोन उठाया नहीं और जब मैंने लगा इसके भाई को फ़ोन किया, उसने भी उठाया नहीं। तो जब इन्होंने आधे घंटे बाद फ़ोन उठाया, तो सीधा बदतमीज़ी शुरू कर दी। कहती, "तुम कौन हो? तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं कहाँ हूँ?" मैंने बोला, "हाँ, ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास।" ये बदतमीज़ी शुरू कर दी इन्होंने। मैंने बोला, "मैं आपका हस्बैंड हूँ, मैं आप मुझे फ़िक्र है कि आप अभी हाँ, सेफ़ है नहीं, आप ठीक से पहुँच गए, नहीं पहुँच गए। मैं बेसिक कॉल कर रहा हूँ।" नहीं तो ये चिल्लाने लगी, "नहीं, मुझे पता है तुम क्यों फ़ोन कर रहे हो। मैं कहीं बाहर बैठी हूँ, घर जाके बता दूँगी।" उसके बाद इन्होंने फ़ोन काट दिया और उन्होंने उस रात को कोई फ़ोन नहीं किया। फिर ये मामला काफ़ी बिगड़ते हुए हमने इसके पेरेंट्स को जानकारी दी कि काफ़ी दिन से बीच में 1-2 मुद्दा और भी आया है कि बिना मतलब पे ये क्योंकि 3 ढाई महीने हो गए थे इन्होंने कहीं जॉइन नहीं किया। तो 1-2 बार मुझसे लड़ाई करके कहती है मुझे दिल्ली वो हॉस्टल में छोड़ दो, नहीं तो मुझे तलाक दे दो। मैंने बोला शादी मैंने इसलिए की है कि अब मैं तुम्हें तलाक देता फिरूँगा, 2 ढाई महीने की शादी में ही, तुम्हारा मामला क्या है? तो ये चीज़ जब हमारे सर के पानी ऊपर पहुँचने लगा
क्योंकि ये लड़की कभी किसी पारिवारिक संबंध में नहीं रही है, हमेशा अकेली रही है या लिव इन मतलब वो रिलेशन। मतलब अकेले रहने की जो आदत है, हाँ, हाँ, हाँ। वो उनको बार-बार कहीं न कहीं याद आ रही थी। याद आ रही थी बिल्कुल। तब हमने इसके पेरेंट्स को बताया ये सारी चीज़ें कि थोड़ा नेचर लड़की का ठीक नहीं लग रहा है, आप लोग इस थोड़े बातचीत कीजिए, समझिए, हाँ, घरेलू माहौल नहीं दिख रहा है ऐसा। वो लोग आए और इस लड़की को अपने घर ले गए। लेकिन उसके बाद जब हमें इसको वापस लेने जाना था, तो इसके फ़ादर ने भी बोला था, "आप लोग आइएगा, इसको लेके चले जाइएगा।" लेकिन ये बड़ी चालाक निकली, ये कहती, "मैं खुद ही निकल रही हूँ नोएडा के लिए।" ये मथुरा से बस में बैठी और बस में ग्रेटर नोएडा पहुँच के मुझे बोलती है, "मैं घर नहीं आऊँगी, जो करना है कर लो।" और ये, हाँ, ये तारीख थी 11 मार्च 2020 की। मतलब ये 11 मार्च 2020 को अपने मायके से मथुरा से निकली आपके यहाँ आने के लिए और आपके यहाँ ना आकर के ग्रेटर नोएडा से आपको कॉल करके कह रही हैं कि मैं घर नहीं आऊँगी, आपको जो करना है वो कर लो। उसके बाद क्या हुआ? 11 मार्च, आप बहुत इम्पोर्टेंट डेट नोट कर लीजिए। 11 मार्च के बाद पूरा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में जाके मुझे पता चला ये कहाँ पे है। इतने 6 महीने में मुझे पता ही नहीं था ये कहाँ मतलब पे है। 6 महीने तक आपके पास में कोई मैसेज ही नहीं था। कोई जानकारी नहीं, हमारे नंबर ब्लॉक कर लिए थे। क आपने इनके परिवार से इनके संपर्क करने की कोशिश की? जी, 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 आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्योंकि हमारे लिए इतना बड़ा मैटर था, शादी का मैटर था और हम देख रहे हैं कुछ गड़बड़ चल रही है, तो हम ही लोगों ने इनके पेरेंट्स को फ़ोन किया। उनको बोला कि हम आपके वहाँ आ जाते हैं, आप हमारे यहाँ आ जाइए, बात कर लेते हैं। तो उन्होंने बड़ी चालाकी से ये बोला कि आप हमारे घर मत आइएगा, मैं तो खेत में रहता हूँ, आप खेत में आइएगा। उन्होंने इसलिए खेत में बुलाया क्योंकि इसके आस-पड़ोस में सा सब लोगों को पता था इस लड़की का पीछे का बैकग्राउंड, ये तो पहले से शादीशुदा है और बच्चे की माँ है और इन्होंने झूठ बोल के एक नया परिवार फैसा। एक चीज़ छूट गई, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को कि जब आपने शादी हुई थी तो आपकी शादी कहाँ हुई थी? मथुरा में हुई थी या कहाँ हुई थी? गाँव के लोग शामिल हुए तो नहीं हुई? जी, एक्चुअली शादी जो हमारी बारात नोएडा से गई थी, मथुरा ही गई थी। मथुरा में इनके फ़ादर जो रिफ़ाइनरी में काम करते थे, उन्होंने रिफ़ाइनरी में अपना हॉल बुक कर रखा था। तो उन्होंने अपने हिसाब से तो गाँव वालों को बुला रखा था। लेकिन हम हमें स हम लोगों से किसी भी रिलेटिव को कॉन्टैक्ट में नहीं आने दिया कि नंबर वगैरह एक्सचेंज हो जाए। मेरी शादी के बाद मेरी मदर ने भी कुछ इनके रिश्तेदारों के नंबर माँगे, बुआ, मासी के नंबर माँगे। तो इस लड़की ने किचन में हमने सुना उसको बोलते हुए, अपनी माँ को बोला कि इनको किसी का नंबर नहीं देना। अच्छा, मतलब शादी आपकी प्रॉपर मथुरा में हुई थी। अच्छा, उसके बाद जब ये आपको छोड़ कर के 5-6 महीने तक आपका कोई संपर्क नहीं रहा, फिर आपने इनके परिवार से संपर्क किया तो उन्होंने कहा गाँव में मत आना, खेत में आना, तो फिर आप लोग खेत में गए, फिर क्या हुआ? एक्चुअली जब खेत में गए तो इन लोगों ने यही बोला कि आप मनाते रहो बेटी को, वो आ जाएगी। हमने 2-3 घंटे खेत में इनके साथ, इनके परिवार के साथ बिताए। फिर ये बात है मार्च की 2020 की, फिर 2021 में 20 में लॉकडाउन शुरू हो गया, तो मूवमेंट नहीं हो सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें एक नोटिस आ गया इसका, जिसमें ये कह रही है मुझे साढ़े 15 लाख रुपए दे दो और डिवोर्स ले लो। ये नोटिस कहाँ से आया आपके पास? ये जो नोटिस का एड्रेस था वो जयपुर से था। अच्छा, जो आपने बताया कि 6 महीने ये जब आपसे बिल्कुल अलग रहीं, तो ये उस समय कहाँ थी? उस देखिए जो 6 महीने अलग रही तो ये फ़ोन ब्लॉक करके रखती थी। अपनी मर्ज़ी से खोलती थी, अपनी मर्ज़ी से ब्लॉक कर लेती थी। हमें फ़िक्र थी क्योंकि हमारा रिश्ता था तो हम इसको मैसेज डालते रहते थे, आप कहाँ हो? मैंने एज़ ए हस्बैंड इसको खूब मैसेज डाले, खूब इमोशनल मैसेज डाले, इसको मनाने की कोशिश की, लेकिन पूरे 6 महीने में इसकी तरफ से एक बार भी रिकॉर्ड में कोई ऐसा इमोशनल टच भी नहीं आया कि शादी दोबारा रिवाइव हो सकती है, ये चीज़ हो इसी सकती पीरियड में लॉकडाउन भी चल रहा है। था। इसी पीरियड में लॉकडाउन भी चल रहा है, हम लोग मूव भी नहीं कर पा रहे हैं। ये दिक्कत आ रही थी हमारे साथ। उसके बाद जब इन्होंने साढ़े 15 लाख रुपए का नोटिस आपको थमाया जयपुर, उसके बाद में फिर क्या हुआ? देखिए जब नोटिस आया तो हमें बहुत गुस्सा भी आया, बुरा भी लगा। यही चीज़ हमने इसके पेरेंट्स को बताया, भैया ये क्या ड्रामा है? ये नोटिस क्यों भेज रही है? तो उन्होंने बोला कि अरे वो डॉक्टर है तो गुस्सा कर रही है, उसके साथ एक आईपीएस ऑफिसर भी है, उसके कहने पे उसने आपको नोटिस भेज दिया। तो आप इस पे कुछ वो इसको गलत मत समझिए, आप देख लीजिए। तो हमने फिर वेट किया। फिर जब ये लॉकडाउन खत्म होने की बात हुई तो शादी का कार्ड हमने निकाला क्योंकि इसके परिवार वालों ने तो रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया था। हम बहुत परेशान थे, हैरान थे कि लड़की वाले परिवार वाले ज़िम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? उनकी तरफ से कभी कोई कॉल नहीं, कोई अपडेट नहीं, कुछ नहीं। तो जब 5-6 महीने गुज़र गए, लॉकडाउन थोड़ा नॉर्मल होने लगा, तो अब शादी के कार्ड से हमने कुछ नंबर निकाले, तो पता चला उसमें कुछ नंबर है, तो ये जो लड़की थी, इसके टोटल मिला के 8 भाई-बहन हैं, चाचा-ताऊ जो एक ही घर में पैदा हुए, पले-बड़े। तो उनमें से एक का उसमें ज़िक्र था, नंबर था। तो हमने उसको फ़ोन किया, उसका नाम गोलू है। गोलू ने सुनते ही बोला, "भैया आप हमारे घर आ जाइए, हम मयूर विहार में ही रहते हैं।" तो वहाँ मैं मयूर विहार में उसके घर गया, वो था, उसकी वाइफ़ थी। तो मैंने उसको बताया कि यार प्रियंका तो होली के बाद से हमारे घर ही नहीं आई है, 6 महीने हो गए। तो वो बहुत हैरान हो गए कि हमें तो वो अपनी रिश्तेदारी में भी इन लोगों ने नहीं बता रखा था, ये गड़बड़ कर दी है फिर से इन्होंने। तो उन्होंने बताया, "भैया आपको इसकी सच्चाई तो पता थी शादी से पहले या नहीं?" मैंने बोला, "हाँ, समझ आ तो रहा था कि बहुत ही
अलग चीप सा नेचर है, बहुत ही वल्गर है, बहुत ही अल्कोहलिक है, ये सारी चीज़ें तो समझ आई। कह रहे नहीं भैया जो असली बात है वो पता है आपको? मैंने बोला नहीं। कह रहा भैया ये तो पहले से शादीशुदा थी, इसको तो बच्चा मतलब है। आपको अभी तक ये नहीं मालूम था जी, कि ये शादीशुदा है या इसका कोई बच्चा है? जी, 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 बिल्कुल भी पूरे तरीके से हमें इसकी कहीं से भी जानकारी का तो अभी तक ये अगर मैं आपकी बात पे हम थोड़ा-सा फ़ोकस करें, तो इसमें 3 बात बनती हैं कि एक तो इन्होंने जो शादी डॉट कॉम है, वहाँ पे गलत जानकारी जी, दी। बिल्कुल। दूसरा फिर इनके परिवार ने भी झूठ बोला आपके साथ शामिल है। शामिल है। हाँ। और तीसरा जो इनका खुद का अपना जो स्टेटमेंट है प्रियंका का, वो भी विवादित है और वो भी कहीं न कहीं उन्होंने भी झूठ का सहारा लिया। तो पूरा एक प्लान के तहत आपको इन्होंने मतलब आपके साथ शादी की और बाद में फिर इस तरीके की घटनाएँ आपके साथ घटी। जी, जी, जी। फिर क्या कहा जब आप मयूर विहार गए तो उसने क्या कहा? इन्होंने बोला देखो भैया ये तो पूरे गाँव मोहल्ले सबको पता है और मैं ही था अपने परिवार में 8 भाई-बहन में सबसे बड़ा भाई। तो जब इसने ये चाइना में पढ़ने के लिए गई थी, तो इसने हमें फ़ोन किया कि मैं इस तरीके से एक पाकिस्तानी लड़का है, मैं उससे शादी कर रही हूँ। तो परिवार वालों को भी ऐतराज़ हुआ, लेकिन वो नहीं मानी। उसने शादी की, वहाँ पे बच्चा किया और ये जो गोलू था ये साइबर कैफ़े में अपने परिवार को ले जाके मथुरा में और वो लड़की स्काइप के ज़रिए दोनों फैमिलीज़ बात करते थे। उस लड़के के पास इसकी फ़ोटो भी है, इसके परिवार की। पाकिस्तानी लड़का। हाँ, पाकिस्तानी पति और बच्चे की फ़ोटो है उसके पास। तो ये जब सी चीज़ें पता चली तो हमें तो बहुत गहरा सदमा लगा कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई हमारे साथ, इतना बड़ा फ्रॉड हो गया और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो हम लोग अपने परिवार के साथ मथुरा गए। मथुरा में जब हम इनके घर पहुँचे तो इसके पिताजी फिर दोबारा खेत में थे। उन्होंने आने से मना कर दिया। इसकी माताजी ने हमें अंदर तक नहीं घुसने दिया। इसके भाई ने धक्का-मुक्की शुरू कर दी। तो इनके ठीक घर के सामने ही पुलिस स्टेशन है। मैंने वहाँ पे कंप्लेंट दी कि इस तरीके से हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। हम यहाँ आए हुए हैं इस मामले को सुलझाने के लिए। आप इस पे कार्रवाई कीजिए। तो एसएचओ साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया। उन्होंने इसके फादर को फ़ोन किया और बोला भैया ये नोएडा से 200-250 किलोमीटर दूर से आ रखे हैं। तुम 10 किलोमीटर से क्यों नहीं आ रहे हो? तो इसके फादर को बुलाया। और फ़ादर फिर बिल्कुल आँखों में पानी लेके एक रोनी सी शक्ल बना के वहाँ बैठ गए। तो बेसिक जो उस दिन पुलिस स्टेशन में बातचीत हुई, फिर पुलिस वालों ने बोला कि अपनी लड़की को बुलाओ। तो कहते हैं लड़की तो दिल्ली में है, वो आएगी नहीं। तो लड़की से जब बात की, तो लड़की कहने लगी मैंने तो सीएडब्ल्यू में कंप्लेंट डालनी है, अब मैं दिल्ली से कार्रवाई करूँगी इनके खिलाफ। तो ये मामला सुन के फिर हम लोग अपने नोएडा वापस अच्छा, जब आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई, तब आपको पता चल गया कि शादी डॉट कॉम पे जो जानकारी थी, वो गलत थी। परिवार ने भी आपके साथ एक तरीके से झूठ बोला, लड़की तो झूठ बोल ही रही थी लगातार। तो उसके बाद में आपने कोई कंप्लेंट की, पुलिस का सहारा लिया, पुलिस में आप गए, क्या कुछ किया? जी, जी, बिल्कुल। देखिए, जैसे ही मुझे पता चला कि इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है, तो अब और ये लड़की रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और 2 नोटिस हमें ही भेज चुकी है, तो मुझे ज़ाहिर-सी बात है, मुझे लीगल स्टेप लेना ही था, कानून की मदद लेनी थी। मैंने पहले जाके दिल्ली द्वारका पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट लिखाई कि इस तरीके से एक महिला ने शादीशुदा होते हुए हमारे साथ ये फ्रॉड किया और ये नोटिस आप देखिए, पहले इस 15 लाख की डिमांड की, फिर 16 लाख की डिमांड की। पहले इल्ज़ाम कम लगाए, फिर ज़्यादा लगा दिए और महिला कानून का एक्सपर्ट मिसयूज़ करते हुए चीज़ें की। दिल्ली में मैंने कंप्लेंट की पुलिस स्टेशन में, फिर मैंने नोएडा में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे वहाँ कंप्लेंट की। दोनों जगह जो आईओ थे, उन लोगों ने शुरुआती जाँच में कोशिश की काम करने की, लेकिन क्योंकि ये महिला डॉक्टर है और बहुत ही शातिर है, तो ये उनको प्रभावित कर गई। उन लोगों ने सुन लिया था इस महिला से कि ये पाकिस्तान गई है, लेकिन किसी भी आईओ ने इतनी सी भी समझदारी नहीं दिखाई कि एक भारतीय इंसान पाकिस्तान कैसे जा सकता है, इसकी जाँच होनी चाहिए। क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक भारतीय नागरिक का पाकिस्तान जाना आम बात नहीं है ये बिल्कुल। बहुत ही लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड तरीके से ही वहाँ जा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आईओ बहुत ही इनकम्पिटेंट भी थे, मैलिफाइड इंटेंशन भी रही इन लोगों की और भी पीछे कुछ इन लोगों के लेना-देना रहा होगा। उसके बाद में आपकी आपने जो कंप्लेंट दी थी, उस पे कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी, नहीं बढ़ी या उन्होंने जो आपके खिलाफ कंप्लेंट की, उस पे क्या अब वर्तमान में क्या चल रहा है? हाँ जी। देखिए, मैंने तो 2 कंप्लेंट दी थी, दिल्ली में भी दी थी, नोएडा में दी थी। तो इसने महिला कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए सीएडब्ल्यू को कंप्लेंट दे दी। सीएडब्ल्यू मैं तो उम्मीद कर रहा था पुलिस का ही एक विंग है और उन लोगों के पास जब सच्चाई जाएगी तो वो काम करेंगे। लेकिन सीएडब्ल्यू ने सिर्फ़ हमारा 1 साल बहुत टाइम ख़राब किया, बहुत बदतमीज़ियाँ की। मैंने लिख के सारी चीज़ें दी कि इसके डॉक्यूमेंट मँगाए जाएँ, सारी चीज़ें मँगाई जाए, इसकी पेट के निशानों की जाँच की जाए, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर सीएडब्ल्यू ने बताया कि हम तो इसको थाने में ही वापस भेजेंगे और रिकमेंड करेंगे एफआईआर के लिए। मैंने बोला ऐसा कौन-सा कानून है जिसमें आपके पास कोई सबूत नहीं है और आप एफआईआर रिकमेंड करेंगे? सीएडब्ल्यू की एसीपी जो मैडम थी तृप्ति जोशी, मैं उनसे पर्सनली मिला। मुझे देख के वो बिल्कुल हैरान हो गए कि बेटा आपके खिलाफ ये चार्जेस थे? मुझे तो पता ही नहीं था।
और मतलब जो जो चार्जेस लगा रखे हैं कि आप मारपीट करते थे, फलाना करते थे, आपसे मिलके तो लगता ही नहीं ऐसा कुछ हुआ होगा। और लेकिन हम कानून से बंधे हुए हैं, हमें तो ये थाने में ही भेजनी थी, तो ये इन्होंने पालम थाने में भेज दी। 2021 की बात है, 23 अक्टूबर को 2021 में हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। फिर एफआईआर में जो आईओ बने पालम पुलिस स्टेशन में, हम उस महिला एसआई से मिल के आए। हमने सारी बेगुनाही के सबूत उनको दिए कि मैडम सिर्फ 2.5 महीने की शादी है। जो ये इल्ज़ाम लगा रही है उस टाइम पे एग्ज़ैक्टली ये हो रहा था। ये मेरे पास रिकॉर्ड है। लेकिन उन्होंने पता नहीं किस तरीके की कार्रवाई की। 8 महीने उन्होंने फ़ाइल को रखा। फिर मैं इस चीज़ से परेशान होके, पीड़ित होके मुझे इतना डिप्रेशन हो गया, मुझे पूरे 1 साल दवाई खानी पड़ी। मेरे पास मेडिकल रिकॉर्ड है इसके, मैं अभी भी दवाई खा रहा हूँ। तो मैं परेशान होके मैं डीसीपी साहब के पास गया। डीसीपी साहब ने भी कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं लिया, तो मैं स्पेशल सीपी साहब सागरप्रीत हुड्डा साहब के पास गया। उन्होंने बड़ा अच्छा इसमें एक कार्रवाई कराई कि जब नॉर्मल पुलिस स्टेशन काम नहीं कर रहा, तो एक स्पेशल यूनिट को इसको दे देते हैं जो जाँच करेगा। तो उन्होंने जाँच की और इस लड़की का पाकिस्तान का आने-जाने का रिकॉर्ड मँगवाया। ये लड़की पिछले 2.5 साल से पुलिस को ये कह रही थी कि मैं पाकिस्तान तो गई थी, लेकिन सिर्फ़ 5 दिन के लिए गई थी, टूरिस्ट वीज़ा पे गई थी और अपने दोस्तों के साथ गई थी। लेकिन जब रिकॉर्ड आया तो रिकॉर्ड सारे वीज़ा रूल तोड़ते हुए आया। रिकॉर्ड में दिख रहा है कि ये महिला लगभग 4 महीने पाकिस्तान में रही है और 2 बार आना-जाना हुआ है। और अभी तो वो वाला रिकॉर्ड आया ही नहीं है जिसमें ये चाइना से पाकिस्तान गई है। इंडिया से पाकिस्तान जाने का रिकॉर्ड है। जी, जी, सिर्फ़ इंडिया से पाकिस्तान का ये चाइना से पाकिस्तान का रिकॉर्ड है वो नहीं मिला। वो नहीं आया है। ये कह रही थी कि मैं सिर्फ़ 5 दिन के लिए गई। जी, 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 पूरे 2.5 साल से सबको अच्छा, वीज़ा पे ये तो बताया गया होगा कि किससे मिलने गई हैं? क्या कोई डिटेल इस प्रकार की आई है? किसने जो वीज़ा जारी हुआ है उसमें कोई वो डिटेल भरी जाती है? हाँ जी। देखिए पाकिस्तान जाने के लिए वहाँ पे या तो फैमिली का बेस होना चाहिए, ब्लड रिलेशन का या बिज़नेस का बेस होना चाहिए। तो पाकिस्तान एम्बेसी कहती है कि आपको हमारा फॉर्म खुद ऑफ़लाइन भरना पड़ेगा और अपना केस पुट अप करना पड़ेगा। अपनी रिश्तेदारी वहाँ दिखानी पड़ेगी। आप किसके पास जा रहे हैं वहाँ पे, उसका एड्रेस देना पड़ेगा। वहाँ पे उसकी पुलिस वेरिफ़िकेशन होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट मेंटेन होते हैं। लेकिन हमारे जो दिल्ली पुलिस के आईओ है, ये सारी चीज़ें दरकिनार करते हुए, ना हम वीज़ा टाइप बता रहे हैं, ना उसके जो डॉक्यूमेंट है वो वीज़ा के लेके आ रहे हैं। जो लड़की कह रही है उसी चीज़ पे चलते जा रहे हैं। लड़की कह रही थी पहले 5 दिन गई है, वो मान लिया। अब कह रही है कि साढ़े 3 महीने 4 महीने आ गया है, तो क्या नई कहानी बना दी है, मैं तो मेडिकल की इंटर्नशिप पे गई है। मैं मेडिकल की फ़ील्ड के लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या एक इंडियन लड़की क्या मेडिकल इंटर्नशिप के लिए पाकिस्तान जाने के लिए अलाउड है? ये अभी जो आपका मामला चल रहा है कोर्ट में है कौन-सी कोर्ट में है? देखिए लड़की ने हमारे ऊपर जो झूठा डीवी केस डाल रखा है वो द्वारका कोर्ट में डाला हुआ है। जी। तो मैं अपने तमाम दर्शकों को यहाँ एक बात बड़ी बताता चलूँ, ये बड़ा गंभीर विषय है और इनसे बातचीत करने का उद्देश्य जो था वो सिर्फ़ इतना था कि आप कभी भी शादी करें, शादी.com से करें या किसी अन्य ऐप से करें, इतना ज़रूर होना चाहिए कि आपकी जो सामाजिक दायरा है, आप जिस लड़की से शादी करें वो परिवार कौन है, कहाँ से आया है। हालाँकि अभी इनकी बात हमने सुनी है और जो भी बात बताई वो इन्होंने बताई हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, ये बेहतर जानते हैं, डॉक्यूमेंट्स बेहतर जानते हैं और कोर्ट तय करेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन फिर भी हम ये ज़रूर कह सकते हैं तमाम दर्शकों से कि शादी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वो लड़का करे, चाहे वो लड़की करे और शादी सिर्फ़ लड़के और लड़की की नहीं होती है। ये 2 परिवारों का मिलन होता है, 2 समाज आपस में 2 संस्कृति आपस में टकराती हैं, मिलती हैं। तो उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो लड़की है अगर वो गलत है तो उसको स्वीकार करना चाहिए और कोर्ट में अगर वो उनके साथ नहीं रहना चाहती है तो उसको तलाक लेकर के उनको फ्री कर देना चाहिए। और कोर्ट जो है वो बड़े गंभीर हैं। वो जो डिसीज़न होगा वो सही होगा और वकील जो भी आर्गुमेंट वहाँ पर देंगे, जो भी दस्तावेज़ वहाँ पर पेश करेंगे, कोर्ट उसके आधार पर जो डिसीज़न देगा। लेकिन उससे पहले मैं इस वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है या इनसे जो बात करने का उद्देश्य है, वो सिर्फ़ इतना है कि वर्तमान समय में ये गंभीर आरोप हैं, इनको आप हल्के में मत लीजिए, संगीन आरोप हैं, जो इन्होंने लगाए हैं कि एक लड़की किस प्रकार से पाकिस्तान चली जाती है, इंडिया से पाकिस्तान चली जाती है 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए और वो लड़की चाइना में एमबीबीएस करती है, तो चाइना से फिर जो है वो पाकिस्तान चली जाती है, वो बच्चा करती है, शादी करती है, झूठ बोलती है, उसका परिवार झूठ बोलता है, वो शादी.com पे गलत जानकारी पंजीकृत करती है, फिर इनके साथ दूसरी सेकंड मैरिज करती है, फिर इनके साथ भी जिस प्रकार से इनको बताया तो ये बड़ा ही गंभीर मामले हैं और अगर लड़की वाले इस वीडियो को देखें तो हमारी उनसे भी गुजारिश है कि आप दोनों एक ही समाज से हैं और एक परिवार समाज एक परिवार है। तो आप इसको अपने तरीके से हैंडल करिए, मानवता दिखाइए, इंसानियत दिखाइए और इनकी कम से कम समस्या को, इनकी परेशानी को समझिए और अगर आपको लगता है कि ये वास्तव में जेन्युइन इनकी प्रॉब्लम है, तो इसका समाधान होना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए।
नए हो तो हमें फ़ॉलो कीजिए। मैं राहुल नागपाल कैमरामैन शेर के साथ दिल्ली।